हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसे हम कवर करने वाले मोदी मेथड। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने NWCR, LCM, वैम कंप्लीट किया था, बराबर है। वैम इज द बेस्ट वे टू फाइंड द ऑप्टिमल कॉस्ट। आज हम पढ़ने वाले मोदी मेथड, जिसका दूसरा और एक नाम है यूवी मेथड। डोंट गेट कंफ्यूज, सर यूवी मेथड आपने कहीं पढ़ाया नहीं है। यूवी मेथड एंड मोदी मेथड इज सेम। कुछ लोग यूवी मेथड बोलते हैं, कुछ लोग मोदी मेथड बोलते हैं, ठीक है। मोदी मतलब मॉडिफाइड ऑपरेशनल डिवीजन इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ उसका पूरा नाम है, ठीक है। तो इतना कुछ टेंशन लेना नहीं है। मॉडिफाइड मेथड है। मॉडिफाइड मेथड का क्या मतलब है कि आपने जो असाइन किया है कॉस्ट, जैसे हम लोग सर्कल करते थे, कॉस्ट असाइन करते थे, भाई इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसको इतना देना, और कॉस्ट निकालते थे। तो क्या वो फाइनल आंसर है या उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव आ सकता है, वो चेक करने के लिए मोदी मेथड, ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ऑलरेडी असाइन, ये हम करते थे, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी असाइन है और असाइन करके दिया है और बोला है टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमैलिटी। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब ये है कि जो तुमने असाइन किया है, क्या यही बेस्ट कॉस्ट है। टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमैलिटी का मतलब है कि जो हमने ये असाइन किया है, क्या ये बेस्ट है। इफ ये बेस्ट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ ये बेस्ट नहीं है, then if the solution is not optimal, find the best solution। अब यहां पे आप यूवी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल नहीं अप्लाई कर सकते, आप एलसीएम मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आप वैम मेथड अप्लाई नहीं, ये तीनों मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑलरेडी असाइंड है। हम वो तीनों मेथड में असाइन करते थे, इधर ऑलरेडी असाइन करके दिया है, इसका मतलब हम तीनों मेथड यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक नया मेथड आएगा जिसका नाम है मोदी या तो यूवी मेथड। A company is transporting its unit from 3 manufacturing plant P1, P2 and P3 to 4 distribution center D1, D2, D3 and D4. The supply and the demand of the unit with the cost of transportation in rupees and the schedule followed from the plant to the distribution center are given below. The numbers which are in the circle indicate number of unit transported from plant to distribution center। मतलब हम तो यही करते आ रहे हैं। क्लियर है? अब जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुन लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और बोल रहा है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन या टेस्ट द ऑप्टिमैलिटी, तो पहला काम ये करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने का, रिम कंडीशन चेक करने का। डीजेंसी मैंने पढ़ाया था। तो इधर कितने रोज है, कॉलम्स कितने, सप्लाई डिमांड को काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे रो में है P1, P2, P3, ऐसा रो होता है और ऐसा कॉलम होता है D1, D2, D3 एंड D4। तो सबसे पहला हम लोग क्या चेक करेंगे? फर्स्ट चेक द रिम कंडीशन, बराबर है। रिम कंडीशन का फॉर्मूला क्या है? M प्लस N माइनस 1। M मतलब नंबर ऑफ रोज, N मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, माइनस 1 करेंगे और आंसर जितना आएगा उतना असाइन होना चाहिए। कितने रो है? 3। कितने कॉलम है? 4। तो 3 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 माइनस 1 6। तो इधर 6 असाइन है क्या? चेक करो। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब रिम कंडीशन उसने क्या कर दिया? सेटिस्फाइड। डन। मेरे को चेक क्या करना है? ऑप्टिमैलिटी। सबसे पहला मैंने क्या चेक किया ये समझ में आया? 100%। अब ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा? आपको ये जो D1, D2, D3 ये सब दिया, इसको चेंज करेंगे U एंड V से। इसे हम चेंज करेंगे U और V से और हम इन सब का कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे। और वो फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स है। टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी, दो चीजें। टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी इज डन बाय कैलकुलेटिंग U, V एंड डेल्टा। ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए U फाइंड करना है, V फाइंड करना है और डेल्टा फाइंड करना है। टेस्टिंग फॉर ऑप्टिमैलिटी is done by calculating
यू वी एंड डेल्टा। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे तीन चीज फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, वी फाइंड करना है और डेल्टा फाइंड करना है। यू एंड वी आर द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। वेरी इंपॉर्टेंट। यू और वी जो है, यू और वी आपको फाइंड करना है, तो यू और वी कैसे फाइंड होगा, तो यू एंड वी आर कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। मतलब ज्यादा इंग्लिश हो गया, हिंदी में आते हैं। वो बोल रहा है अगर आपको यू और वी फाइंड करना है तो ये सारी चीजें कॉस्ट है, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना इसे हम कॉस्ट कहते हैं, बराबर है। तो बोल रहा है अगर आपको यू और वी फाइंड करना है तो यू और वी फाइंड करने के लिए आप कॉस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि यू और वी किसका कंपोनेंट है, कॉस्ट का कंपोनेंट है, बराबर। तो अगर आपको यू और वी फाइंड करना है तो आप कॉस्ट यूज करके यू वी फाइंड कर सकते हो, बट ऑक्यूपाइड सेल्स है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यूवी फाइंड करना है तो यूवी फाइंड करने के लिए जहां पे ऑक्यूपाइड है, ये सेल ऑक्यूपाइड है, ये सेल ऑक्यूपाइड है, ये सेल ऑक्यूपाइड है, ये सेल ऑक्यूपाइड है, तो इसको ही, इसके ही कॉस्ट को, यानी कि इसको, इसको, इन सब के कॉस्ट को यूज करके मैं यूवी फाइंड कर सकता हूं, अनऑक्यूपाइड से नहीं, अनएलोकेटेड से नहीं। मतलब टू फाइंड यू एंड वी, अगर आपको यू और वी फाइंड करना है, अगर आपको यू और वी फाइंड करना है तो यू वी कैसे फाइंड करोगे, जो ऑक्यूपाइड सेल्स दिया हुआ है ना, इसके कॉस्ट को यूज करके आप यू वी फाइंड कर सकते। पहला रूल ये, टू फाइंड यू एंड वी यू हैव टू यूज ऑक्यूपाइड सेल्स। पहला रूल, यू एंड वी आर द कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन ऑक्यूपाइड सेल वेयर देयर इज एलोकेशन। कोई चीज लिखा है, समझा। फॉर ऑक्यूपाइड सेल यू और वी का फॉर्मूला दिया है, कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर यू लिखा है, इधर मैंने वी लिखा है, तो पहला ऑक्यूपाइड सेल ये है, इधर कितना है कॉस्ट, बाय डिफॉल्ट हमेशा पहला स्टार्ट जीरो ही रहेगा। तो अगर यू जीरो है, इधर वी है, ये जीरो है, ये कुछ तो रहेगा, और टोटल कितना आना चाहिए, फॉर्मूला है u प्लस वी इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट कितना है, u कितना है, प्लस v, तो v कितना आएगा, बराबर। इधर v का आंसर आया 11। इस तरीके से हम आगे करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी खाली रूल्स बता रहा हूं, आगे मैं सॉल्व करने वाला हूं। ओनली फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स, पहला ये समझ में आ गया। एंड द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है u प्लस v इज इक्वल टू कॉस्ट। टू फाइंड डेल्टा, पहला था u और v फाइंड करने के लिए, ये फॉर्मूले से हम u और v फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड डेल्टा, ये चीज ही आपको ऑप्टिमैलिटी बताता है किसी भी सम का, किसी भी सम का ऑप्टिमैलिटी फाइंड करना है तो वो कौन बताएगा, डेल्टा। डेल्टा इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और चेंज इन कॉस्ट फॉर एम्प्टी सेल। यूवी किससे मिला और डेल्टा किससे मिलेगा, बस ये दो चीज समझना है। टू फाइंड यूवी एलोकेटेड सेल, टू फाइंड डेल्टा एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल मतलब कौन सा, ये एम्प्टी सेल है, ये एम्प्टी सेल है, ये एम्प्टी सेल है, इसे एम्प्टी सेल कहते हैं। तो अगर मुझे डेल्टा फाइंड करना है तो डेल्टा के लिए मेरे को क्या यूज करना है, एम्प्टी सेल। और यूवी फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना है, ऑक्यूपाइड सेल्स वेयर देयर इज नो एलोकेशन। मतलब डेल्टा के लिए नो एलोकेशन और यूवी के लिए। क्लियर हुआ। हाँ, अब डेल्टा फाइंड करने का फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में और ये में बहुत फर्क है। ये मेरा फॉर्मूला है, आपके टेक्स्ट बुक में अलग फॉर्मूला है। आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया है C माइनस यू प्लस वी, मेरा फॉर्मूला क्या है, u प्लस वी माइनस सी। दोनों में फर्क दिख रहा है कुछ। ओनली द थिंग इज, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो सारे आंसर नेगेटिव आने चाहिए।
और अगर आप ये फॉलो कर रहे तो सारे आंसर पॉजिटिव आने चाहिए। समझ में आ गया? इफ यू आर फॉलोइंग दिस पॉजिटिव आंसर, इफ यू आर फॉलोइंग दिस नेगेटिव आंसर। बस टेक्स्ट बुक में सारे आंसर्स पॉजिटिव दिए, मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो मेरे सारे आंसर्स क्या आएंगे? आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं। उधर प्लस साइन, मेरे इधर माइनस साइन, एंड दैट इज नॉट आंसर, इट इज जस्ट फॉर चेकिंग द ऑप्टिमैलिटी। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए है। तो अगर मेरे सारे आंसर नेगेटिव तो मैं बोलूंगा इट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उन लोग का सारे आंसर पॉजिटिव तो बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब ये बेस्ट सॉल्यूशन है। दिस इज नॉट माय आंसर, इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। जैसे अपन ब्लड टेस्ट करवा दे, भाई ये पॉजिटिव रिजल्ट आया, अरे ये नेगेटिव रिजल्ट आया, तो उनका कंसेप्ट रहता है वो। तो वैसे ही मैंने कहा भाई अगर टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे तो पॉजिटिव आंसर बोल रहा है, मेरे को फॉलो करोगे तो नेगेटिव। बोर्ड में मार्क्स कटेंगे क्या? अरे नहीं कटेंगे, क्यों? ये तो मेरा ऑप्शन है। क्लियर हो गया? पक्का? स्टार्ट किया जाए फिर सम। एनी डाउट टिल हियर? अब तक मैंने सम स्टार्ट नहीं किया है, खाली रिम कंडीशन चेक किया एंड दो रूल बताए। पहले यूवी फाइंड करेंगे और फिर डेल्टा फाइंड करेंगे। यूवी कैसे फाइंड करेंगे? एलोकेटेड सेल से। डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे? अनएलोकेटेड सेल से। ओके चल, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, मेरे इसमें लिखा है द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल इफ देयर इज नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इफ आई एम फॉलोइंग दिस, इधर मैंने क्या लिखा है, और अगर मैं टेक्स्ट बुक ओपन करूंगा द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल इफ देयर इज पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस ये सेंटेंस आ जाए। क्लियर? टेबल बना, देखो टेबल में कुछ चेंजेस दिख रहा है आपको? ऊपर जो क्वेश्चन है वही सेम है, मैंने सप्लाई का कॉलम हटा दिया, मैंने डिमांड का कॉलम हटा दिया। क्यों? उसका कोई यूज नहीं है। सप्लाई डिमांड का काम सिर्फ एलोकेशन में होता है, उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं होता है। तो मैंने ये टेबल सॉल्यूशन का बनाया। मैंने इधर D1 D2 D3 D4 सॉरी P1 P2 नहीं लिखा, इसके जगह पे आई विल बी अप्लाइंग U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4। ठीक है? हाँ, हमेशा पहला 0 रहे। अब इसके बेसिस पे पूरा U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 फाइंड करता हूं। जरा ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, यहीं पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जरा ध्यान से। सबसे पहला U और V फाइंड करने का रूल क्या है? बोलो। कंडीशन है एलोकेटेड सेल्स, पहला। देन द फॉर्मूला इज U प्लस V इज इक्वल टू C। पहला ये 0 है। अब इस लाइन में जाता हूं और एलोकेशन देखता हूं, भाई पहला एलोकेशन इधर, और इसका कॉस्ट कितना है ये नहीं देखने का, कॉस्ट दिखने का। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 11। यू मालूम है? हाँ सर यू मालूम, बराबर U0। अब इससे ये ही मिल सकता है क्योंकि U V इज इक्वल टू कॉस्ट, तो ये U यहां पे और V यहां पे, यही ले सकता हूं मैं। यहां पे V2 लिखना पड़ेगा प्लस V, देयरफॉर V इज इक्वल टू अमन। समझ में आया? तो V इज इक्वल टू 11। एनी डाउट? अरे ये समझा? नहीं समझा? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। अब एलोकेशन इधर भी है, तो इससे ये मिल जाएगा क्योंकि यू तो मालूम है, कोई एक मालूम होना चाहिए तो दूसरा आराम से मिलेगा। वापस से फॉर्मूला क्या लिखूंगा? U प्लस V इज इक्वल टू कॉस्ट। U कितना? V मालूम है क्या? नहीं। कॉस्ट कितना? तो V कितना आएगा? समझा? ये वाला V कितना आएगा? चलिए देखते हैं। अब कौन सा फाइंड करोगे बताओ? अपने को V मालूम है, अब ये U नहीं मालूम है ना, ये भी U नहीं मालूम है, ये V नहीं मालूम, ये V मालूम है। तो इधर से चालू कर, ये V मालूम है, ये एलोकेशन से ये फाइंड करना था, हो गया। ये एलोकेशन से ये फाइंड कर सकता हूं, ये 13 है, ये 11 है, तो ये फाइंड कर सकता हूं ना। अरे समझा? वापस से फॉर्मूला वही है, U प्लस V इज इक्वल टू कॉस्ट। U मालूम है क्या? V मालूम है,
कॉस्ट मालूम है, तो u इज इक्वल टू हाउ मच? समझ में आया? हाँ, तो भाई यहां पे ये u कितना आया, चलो देखते हैं, 2 आया। अब फिर से ये एलोकेशन है, ये मालूम है, तो वो भी आ जाएगा। हाँ, जो एलोकेशन है पहले उसी को कंप्लीट करेंगे ना अपन, उसी लाइन में। तो भाई बताओ क्या लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे, u प्लस v इज इक्वल टू कॉस्ट। u मालूम है क्या उधर, क्योंकि ये इधर से इधर आना है ना अपने को, इधर u मालूम है क्या, नहीं, बट v मालूम है। तो यहाँ पे u प्लस 11 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 9 माइनस u इज इक्वल टू -2। 9 माइनस 11 ना, स्मॉल नंबर बिग नंबर, बेसिक बचपन में सिखाया जाता। यहाँ पे अब ये v मालूम है, बट इससे कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज ये यही फाइंड कर सकते, ये नहीं मालूम है। हाँ ये मालूम है, तो ये मालूम है, ये है तो ये आ जाएगा, और एल्स ये मालूम है, ये एलोकेटेड है तो ये भी आ जाएगा। तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो और ये भी फाइंड कर सकते हो, जो भी आपको फाइंड करना। मैंने ये फाइंड किया, कितना 6, कैसे, ये एलोकेटेड, सॉरी ये है, ये 4 है, देख ये एलोकेटेड है, ये असाइन है, और मुझे ये फाइंड करना है। तो मैंने क्या लिखा, u प्लस v इज इक्वल टू कॉस्ट। u कितना है बोलो, -2। v कितना है मालूम, कॉस्ट कितना है, v इज इक्वल टू 4 प्लस 2, माइनस इधर आएगा तो प्लस, देयरफॉर v इज इक्वल टू, इसलिए हमारा v का वैल्यू कितना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। u और v पहला फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम भी uv मेथड या मोदी मेथड। क्लियर? अब क्या बच गया भाई, ये अकेला बच गया, इधर तो तीनों आ गए, इधर यही बाकी। अब ये फाइंड करने के लिए ये एलोकेटेड है, ये भी मालूम है, ये 2 है, ये 6 है, तो ये कितना रहेगा, 2 में कितना ऐड करूंगा तो 6 आएगा, 4। नहीं तो फॉर्मूला लिख दो, कुछ नहीं, अगर ज्यादा दिमाग नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो फटफट, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, फटफट हो जाएगा। क्लियर? तो पहला काम था यूवी फाइंड करना, अब हमको फाइंड करना है डेल्टा। यूवी हमने फाइंड किया एलोकेटेड सेल से, अब डेल्टा फाइंड करेंगे अनएलोकेटेड सेल से, यानी कि एम्प्टी सेल से। चलिए पहला एम्प्टी सेल क्या है, ये इसका नाम क्या है, U1V, एम्प्टी सेल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या दिया था, U प्लस V माइनस C। लंबा लेक्चर है, मैं अभी बोल रहा हूं, एक एक स्टेप आराम से पढ़ा रहा हूं, दिमाग में सेट करो क्या क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, ये सम हो गया मतलब ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट। आज ये लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, और 4 लेक्चर लूंगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, बट दिस इज द एंड पार्ट, ये समझ लो। मतलब अगर आप ये आज कर लेते हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में और खाली भी रिवीजन होगा इसी टाइप के सम्स का, ठीक है। तो जरा ध्यान से, U1 V1 लिखा, फॉर्मूला है U प्लस V, तो इसका U कितना, इसका U कितना और V कितना बराबर, और कॉस्ट कितना, तो यहां पे आएगा U 0 V 6 U प्लस V माइनस C कितना 10, 0 प्लस 6 माइनस 10 माइनस, और मेरे को सब आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए। अगर ये कॉस्ट आ गया होता तो ये क्या बन जाता, पॉजिटिव, आंसर 4 ही आता। समझ में आया क्या, बस टेक्स्ट बुक में 4 दिया है, मैंने -4 लिखा, ये डिफरेंस है। क्लियर? चलो नेक्स्ट बढ़ो, एम्प्टी सेल ये वाला है, इसका नाम क्या है, U1, समझा, U कितना है, V कितना है, कॉस्ट कितना है, 0 प्लस 4 माइनस 7 -3, समझा। फिर एम्प्टी सेल पहला रो तो कंप्लीट हो गया, U2 V1, U कितना, V कितना, कॉस्ट कितना, 2 प्लस 6 माइनस 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ
ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। समझ में आ गया? अगर सारे आंसर्स मेरे नेगेटिव होते मतलब एलोकेशन इज राइट। अब एलोकेशन राइट होगा तो सम थोड़ी देगा वो, मतलब एक स्टेप तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, अगर यही सब आंसर नेगेटिव हो जाता तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज सेड टू बी टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी। और ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए, ये करने के लिए पहला यूवी फाइंड करना पड़ता है। यूवी मिलेगा तो ऑप्टिमैलिटी मिलेगा, और ऑप्टिमैलिटी में सारे आंसर्स नेगेटिव तो सम इज कंप्लीट, और सारे आंसर्स नेगेटिव नहीं हुए, पॉजिटिव आया तो सम कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वही सीख रहे हैं। यहां तक दिमाग में बैठ गया अच्छे से? क्लियर? चल नेक्स्ट एम्प्टी सेल पे जाते हैं, एम्प्टी सेल पे जाते हैं, यहां पे आ गए U2V4, कॉस्ट कितना 2 प्लस 4 माइनस 11, 6 माइनस 11 5 आ जाएगा, -5। फिर सेकेंड रो तो कंप्लीट हो गया, थर्ड रो में आ जाओ, थर्ड रो में आ रहा क्या है, U3V3 -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 -8, तो ये 2 माइनस 8 -6 हो जाएगा। लास्टली है -2 और 4, तो -2 और 4 -10, तो ये सेम आ जाएगा -8। देखो अगर ये भी नेगेटिव होता तो मेरा ऑप्टिमल बन जाता, बट ये नेगेटिव हुआ क्या? तो अब ध्यान से, अब स्टार्ट होता है तुम्हारा मोदी मेथड। मोदी मेथड करने के लिए सबसे पहला तुमने रिम कंडीशन चेक किया। रिम कंडीशन चेक करने के बाद आपको ये रूल मैंने बताया। रूल क्या है, पहले यूवी फाइंड करो फिर ऑप्टिमैलिटी चेक करो। यूवी कैसे फाइंड करते हैं, एलोकेटेड सेल से, u प्लस वी इक्वल टू कॉस से। फिर एम्प्टी सेल से आप ये फाइंड करोगे, और ये सारे आंसर्स नेगेटिव होने चाहिए, बट यहां पे एक आंसर आया पॉजिटिव। ऐसे एक नहीं, 2 हो सकते, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में कंडीशन चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो एक ही पॉजिटिव, अगर और पॉजिटिव होता तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर जो रहता, उधर से हम इधर एक बोलते लाइन ड्रॉ करेंगे, या तो लूप बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे या तो लूप बनाएंगे। और लूप बनाने के लिए पॉइंट ऑफ स्टार्ट इज U2V1। वेयर इज U2V1? U2V1, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। यहां से अपने को एक लूप बनाने है। अब लूप ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो अब यहां पे लाइन ड्रॉ करोगे, वो ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, 3 डायरेक्शन है, क्योंकि यहां से ये बाजू तो नहीं जा सकता है वो, तो इट कैन गो दिस साइड, इट कैन गो दिस साइड, और इट कैन गो डाउन साइड। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, साइड पे भी जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। जब भी आप लूप ड्रॉ कर रहे हो, लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो स्टार्ट जिधर भी रहेगा ना, वहां पे कभी भी एलोकेशन नहीं होगा। क्या है यहाँ पे एलोकेशन? अब जब लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो रूल है कि आप लाइन जहां से स्टार्ट कर रहे हो वो स्ट्रेट, अगर आपने ऐसा ड्रॉ किया तो वो ऐसा ही जाएगा, ऊपर ड्रॉ किया तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा ड्रॉ किया तो ऐसे ही जाएगा, और लाइन चलते रहेगा, चलते रहेगा, जब तक लूप नहीं आता है, मतलब एलोकेशन नहीं आता। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैंने, एग्जाम्पल ये लाइन ऐसा ड्रॉ किया, तो अगर यहां पे एलोकेशन नहीं होता ना, तो लाइन ऐसा ही नीचे तक जाता, बट नीचे ले नहीं जा सकता क्योंकि टेबल तो खत्म हो रहा है। अगर मैंने ऐसा चालू किया तो देखो यहां पे एलोकेशन है क्या, नहीं, तो मैं ऊपर लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर लेके जाऊंगा तो भाई दीवार है, रास्ता बंद हो गया। लेकिन ये चीज मैंने यहां पे लिया, तो यहाँ पे एलोकेशन है। जब यहाँ पे एलोकेशन है तो आई कैन टेक टर्न, मतलब मैं लाइन घुमा सकता हूं, इधर या तो इधर। अब इधर तो घुमा नहीं सकता, तो लाइन इधर घुमेगी। फिर एलोकेशन आया तो यहाँ पे यहां घुमा सकता हूँ, यहां घुमा सकता हूँ, या सीधा जा सकता हूँ। यहां जा नहीं सकता, यहां जा सकता हूँ, या तो यहां जा सकता हूँ। अगर मैं यहां गया तो फिर से टर्न नहीं मिलेगा, क्यों? एलोकेशन नहीं है। तो ये रास्ता भी चुन नहीं सकता मैं, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। अब यहां पे आया, यहां से मैं यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं। यहां गया तो मैं इधर ज्वाइंट हो सकता हूं, और जहां पे स्टार्ट हुआ है वहां पे एंड करना है। ये रूल है। अगर मैं ऊपर चला जाता तो मैं यहां आता, बट यहां पे आके स्टॉप हो जाता, यहां जाता स्टॉप हो जाता। तो इसको कहते हैं लूपिंग करना। और आपके सिलेबस में 2 टाइप की लूपिंग है, एक है 4 लूप और एक है 6 लूप, मतलब 4 पॉइंट लूप एंड 6 पॉइंट। आज 4 पॉइंट लूप
कैसे, तो देख, अभी मैंने आपको लूपिंग बता दिया, तो स्टार्ट ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर जा सकता हूं क्या मैं, तो मेरे को नीचे ही आना है, मैंने लाइन नीचे लिया। अब यहां से मैं टर्न उधर भी ले सकता हूं, इधर भी ले सकता हूं, कौन से साइड लूंगा, ये बाजू, तो मैंने लाइन इधर ली। अब यहां से मैं सीधा भी जा सकता हूं, ऊपर भी जा सकता, नीचे तो जा नहीं सकता। अगर मैं सीधा गया तो मैं अटक जाऊंगा, बिकॉज टर्न नहीं मिलेगा। यहां तक भी आया तो भी टर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ले सकता हूं, मैं यहां तक आ सकता हूं, बट यहाँ टर्न मिलेगा क्या, तो यहां से मुझे टर्न लेना पड़ेगा। अब मैं सीधा ऊपर भी जा सकता हूं या यहीं पे रुक सकता हूं, क्योंकि ये पॉइंट पे आया। अब इस पॉइंट से आई कैन टेक टर्न इधर, टर्न उधर, किधर भी जा, तो मैंने टर्न किधर लिया, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे एंड करना। देखो कितना लूप हुआ ये, 4 पॉइंट, क्लियर हुआ। यहां से स्टार्ट हुआ ऐसा, ये स्टार्ट ऐसा भी हो सकता था, यहां आएगा तो यहां से जाके ऐसा भी हो सकता था, कोई भी डायरेक्शन। अगर मैंने आपको बताया लाइन आप ऐसा ड्रॉ कर सकते, ऊपर स्टार्ट पॉइंट से आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते, और वो अनएलोकेटेड ही होगा। उधर से आपको परमिशन है कैसे भी स्टार्ट करने की, एंड देन टर्न लेना है तो एलोकेटेड से ही टर्न लेना। रूल समझा, पक्का। मेरा ये स्टार्ट पॉइंट था, स्टार्ट को हमेशा क्या रखने का, पॉजिटिव। फिर मैं नीचे आया था, फिर इधर आया था, फिर इधर गया था, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इतना समझा, पक्का। अब क्या करोगे, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वहां पे हमेशा एलोकेशन रहेगा ही, है एलोकेटेड सेल कितना है, 15, कितना है 15 और 25 में सबसे छोटा नंबर क्या है। अब क्या करने का, जिधर माइनस बोला है उधर 15 को माइनस करो, और जिधर प्लस बोला है उधर प्लस करो। इसमें 15 माइनस होगा, इसमें 15 माइनस होगा, इसमें 15 प्लस होगा, और इधर 15 प्लस होगा, तो इधर कुछ भी नहीं है, 0 में 15 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। रूल समझा, बस ये कंटिन्यू होगा, यही मेथड है, और ये डिसाइड करता है। अगर नेगेटिव आया था तो लूप बनाने की जरूरत नहीं होती, नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया तो एक स्टार्ट पॉइंट देता है, देन लूप बनाओ और लूप से एलोकेशन को चेंज करो। हम एलोकेशन चेंज करते हैं, डन, पक्का। बढ़ो आगे, चलिए। ये मेरा लूप बना था, इधर 15 था, इधर 25 था, इधर 4 था, इधर 0 था, इधर 15 था, 0 हो गया, इधर 25 था, माइनस किया, 25 में से 15 गया तो कितना आया, माइनस माइनस, ये तो 0 हो गया। हाँ, इधर 15 और इधर 19, बराबर है। एलोकेशन समझ में आ गया, डन। मतलब फिर से एक नया टेबल बन गया। अब लूप गायब कर दिया मैंने, नया टेबल, अभी नया टेबल में लूप नहीं बनेगा, क्योंकि वो लूप उधर तक था। अभी आपने नया टेबल बनाया, माइनस माइनस किया, प्लस प्लस किया, दिस इज योर न्यू टेबल। ओके, समझा क्या बोला मैंने, दिस इज योर न्यू टेबल। अब न्यू टेबल में फिर से अपने को ये कंटिन्यू होते रहता है, यूवी फिर से फाइंड करो, फिर से टेस्ट करो, अगर फिर पॉजिटिव है फिर लूपिंग बनाओ एंड कंटिन्यू। ज्यादा बार नहीं होएगा, एक मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स। अगर लूपिंग अच्छा बन गया है तो 1 टाइम में आंसर आए, लूपिंग गलत बना दिया है मतलब ये घूमते रहेगा। तो ये ध्यान में रखना, लूप बराबर से बनाने, लूप बन गया तो आंसर एक बार में ही आ जाए। भी मैंने लूप बराबर बनाया तो मेरे को टेंशन नहीं, ठीक है। अब यूवी पहला 0 एलोकेटेड, ये है, ये 0 है, ये 11 है तो ये कितना रहेगा, 11 ही। ये 4 है तो ये 4 ही रहेगा, बिकॉज 0 है। अब फटाफट कर रहा हूं, इधर हो गया। अब ये 11 है, ये 13 है तो ये कितना रहेगा, कितना प्लस करूंगा तो 13 आएगा, 2। अच्छा 9 वाला कर दिया, 11 है, ये 2 है तो -2 हो गया, बराबर। -2 है, ये 4 है तो -6 हो गया, फिर 1। हाँ ये असाइन थोड़ी था, अरे यही असाइन था ना, देखो वापस वापस, वहां तक 4 हो गया, ये असाइन है, ये कितना है 9, ये असाइन है ना आपका, इससे ये मिलेगा ना, u प्लस वी इज इक्वल टू कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 9, v कितना है प्लस u मालूम है क्या, नहीं, तो u इज इक्वल टू 9 माइनस 11, u इज इक्वल टू, तो इधर -2 आया ना, समझा। हाँ, अब ये असाइन है, ये मालूम है तो ये मिल जाएगा, कैसे,
u प्लस v इज इक्वल टू कॉस -2 प्लस v इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 4 प्लस 2, v इज इक्वल टू, यहाँ पे v का वैल्यू 6। अब क्या बाकी है, ये अकेला बाकी है। अब ये अकेला बाकी है, ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम, बट ये मिल सकता है। कैसे? ये एलोकेटेड है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 1 ही ना, 1 प्लस 6 तो 7 आ जाएगा ना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1। अब ये 1 है, ये 6 है, इधर कितना रहेगा? 5। 1 प्लस 5 तो 6 हो जाएगा ना। सारे वैल्यूज मिल गए, सारे वैल्यूज। जब सारे वैल्यूज मिल जाते तो हम ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? अनएलोकेटेड सेल से। तो पहला अनएलोकेटेड सेल्स ये है u1 v1 0 6 10 0 6 10 -4। अनएलोकेटेड सेल्स ये है u1 v3 0 5 7 0 5 7 -2। अनएलोकेटेड नहीं, इधर है 1 11 13 1 11 13, 12 में से 13 जाएगा तो -1। समझ में आ गया? अनएलोकेटेड सेल 1 4 11 1 4 11, 5 में से 11 जाएगा तो -6। अनएलोकेटेड यहां पे है u3 v3 बराबर है -2 5 -8, -2 में 5 जाएगा तो -3, सॉरी 3 आएगा, 3 में से 8 जाएगा तो -5 बराबर ना। एंड द लास्ट वन इज -2 4 और 10, -2 4 और 10, -2 तो 2 हो जाएगा, 2 में 10 जाएगा तो माइनस। क्या मेरे सारे आंसर्स नेगेटिव आ रहे? टेक्स्ट बुक में सारे आंसर्स क्या रहेंगे? समझ में आया? अगर यही मेरे को पहले इसमें आ जाता, अगर मुझे ये पहले ही आ जाता तो इसका मतलब ये है ऑप्टिमम सॉल्यूशन था वो, बट इधर आया, इसका मतलब चेंज देखो हमने यहाँ पे किया। ये 25 था, ये 15 था, ये 4 था, तो हमने इसको कॉस्ट को चेंज कर दिया। समझाइए? नो पॉजिटिव डेल्टा मतलब सारे नेगेटिव है, दैट इज सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। टोटल कॉस्ट सेम। समझ में आ गया? सॉरी, तो इतना ही तुम्हारा मोदी मेथड है। क्या क्या करना है? तो मोदी मेथड में सबसे पहला रिम कंडीशन चेक करो, फिर सबका यूवी फाइंड करोगे, यूवी फाइंड करने के बाद डेल्टा फाइंड करोगे। सारे डेल्टा नेगेटिव है, आंसर है। अगर डेल्टा नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं मतलब कोई एक तो पॉजिटिव रहेगा, और जो पॉजिटिव रहेगा वो पॉइंट ऑफ स्टार्ट बनेगा, उससे आप लूप बनाओगे। जहां से स्टार्ट किया उसको एक को प्लस, एक को माइनस, एक को प्लस, एक को माइनस। 6 लूप है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 4 लूप है तो प्लस माइनस खत्म हो जाता। फिर माइनस वाले नंबर्स लेना है, दोनों माइनस या तीनों माइनस में जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वो सब में माइनस और सब में प्लस कर, और फिर एक नया एलोकेशन आ जाए। नया एलोकेशन आने के बाद फिर से यूवी फाइंड करो, फिर ऑप्टिमैलिटी चेक करो। सारे आंसर्स नेगेटिव आ गए। अगर इधर भी कोई पॉजिटिव आता तो इसका मतलब फिर से लूपिंग बनाना। समझा? जब तक सारे नेगेटिव नहीं आएंगे तब तक ये लूपिंग चलते रहे। ओके, पक्का? तो आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।